देख रहे हैं इंडिया टीवी चुनाव मंच और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त चुनाव मंच पर आ चुके हैं जो कह रहे हैं अब वक्त आ गया है जब अगड़ी जातियां अपने हक की आवाज खुलकर उठाएं। अब अगड़ी जातियों के एकजुट होने का समय है। अपनी ताकत समझें राजपूत। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक नेता का बयान नहीं है, इसे एक नेता से जोड़े ना, बल्कि उस वर्ग की बेचैनी है, उसकी आवाज है जो लंबे समय से खुद को सत्ता की दौड़ में बैकफुट पर महसूस कर रही थी। यानी कि जो ये पिछड़ा है उसमें अगड़ा कहीं पीछे छूट रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सामाजिक न्याय है बनाम स्वर्ण अधिकार के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, एक नई पिच है, या फिर 2025 के बिहार चुनाव में एक नया नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जहां जाति और जनाधार दोनों का नया संतुलन स्टैब्लिश किया जा रहा है। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में वो राजपूत को लेकर आए हैं और अब कह रहे हैं कि मैं राजपूत हूं, मुझे राजपूत होने का गर्व है। राजीव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि आपने पूरा विश्लेषण चुनाव के दृष्टिकोण से उसे उलट दिया है, लेकिन आपका भी स्वागत है। लेकिन राजीव जी ये बताइए कि आपको बहुत देर से नहीं एहसास हुआ कि आप राजपूत हैं? नहीं, मेरा जन्म ही हुआ था तब से मैं राजपूत हूँ। एहसास होने का इसमें कोई विषय ऐसा नहीं। जनता के बीच में जा जाके मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूत का लीडर हूँ, मुझे राजपूत होने का गर्व है। ये तो आपको लग रहा होगा कि ये जो भी ये मेरा अभियान है ये इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। ये इस चुनाव से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मुझसे नहीं जुड़ा हुआ है, ये आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको बहुत संकुचित ना करें कि मैं अपने लिए कुछ कह रहा हूँ या किसी एक समाज के लिए कह रहा हूँ या क्षत्रिय समाज के लिए कह रहा हूँ। ये आने वाली पीढ़ी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए कह रहा हूं। इसलिए इसको थोड़ा संकुचित ना करें, इसे चुनाव से ना जोड़ें। आपने एक सवाल उठाया कि आप ये अभियान लेके आए हैं और बहुत देर से आए। तो मेरे राजनीतिक यात्रा का ये 42वां वर्ष है। मैं 26 साल की उम्र में विधायक हो गया, उसके बाद 7 बार लोकसभा राज्यसभा में एमपी बन के आया। शायद बिहार में मेरे समकक्ष कुछ ही लोग होंगे या देश के राजनीति में। और औसतन मेरी जितनी समझ थी उस हिसाब से मैं राजनीति करता था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और इंक्लूसिव पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूं और चुनाव से संदर्भित नहीं कर रहा हूं। ये सभी राजनीतिक पार्टियां जो बिहार में उनको प्रभावित करती है। क्योंकि जब हमारे मित्र लोग हैं, हमारे पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, अगर आप पटना हवाई अड्डे पर उतरिएगा, और ये सब अच्छे मित्र मेरे हैं और हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं हमारे गठबंधन के, तो सबसे पहले चिराग जी का फोटो दिखेगा और रामविलास जी का देखेगा। तो वो एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी एक पहचान है, उनकी एक पार्टी है और उसके पोस्टर बॉय वो खुद है। रामविलास जी थे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत। थोड़ी दूर और आगे बढ़िएगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उनका भी पोस्टर है, उनकी भी पहचान है। तो उसके आगे बढ़िएगा तो हमारे सीनियर हैं और हमारे बड़े शुभचिंतक हैं जीतन राम मांझी, तो उनका भी एक पोस्टर है। थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो फिर तेजस्वी जी और लालू जी का पोस्टर है। ये पटना हवाई अड्डा से निकलने में आपको मिल जाएगा। बीच में वो मल्लाह पार्टी के नेता थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनका भी लगा हुआ था। तो बिहार में जब आप प्रवेश कीजिएगा तो हर जाति के एक नेता का पोस्टर लगा हुआ है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। तो कहीं ना कहीं ये हो गया। और जैसे हम सब जैसे लोग थे, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मैं अपने पार्टी में, मेरी पहचान मेरी जात के नहीं है, मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन जिस दिन से मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक राजपूत हूं, तो मेरी पहचान कुछ ज्यादा बढ़ गई। तो मुझे लगा कि जब यही कामयाब हो रहा है तो इसी बात को बोलिए। तो आपको मलाल है कि पोस्टर बॉय नहीं बन पाया बिहार की राजनीति? नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, तो पोस्टर बॉय बनना नहीं है, मुझे अपने लिए नहीं पोस्टर बॉय बनना है। अगर इसी से समाज का कोई आवाज, और मैं यहां तक सीमित नहीं रख रहा हूं और मैं इस चुनाव से इसको नहीं जोड़ रहा हूं, मैं सभी फॉरवर्ड समाज की आवाज के रूप में उभर के आना चाहता हूं। अगर गिनती से ही तुम्हारा राजनीतिक महत्व है तो हम गिनती कराएंगे, और जिस दिन, उस दिन तक का इंतजार करेंगे जिस दिन ये गिनती का आधार बिहार में समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तो उसी का आधार है।
तो अगर अभी उसी का आधार है तो लेके चलते हैं, शायद पार्टी को भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा और आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ। पार्टी क्या कह रही है आपके इस बदले बदले अंदाज पर? पार्टी ने तो आज तक विमर्श ही नहीं किया, इसका मतलब पार्टी ने तो कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, मतलब पार्टी ने इशारा तो नहीं दिया कि करो, तुम आगे बढ़ो, हम मुझे तुम्हारे ना साथ कोई हैं। इशारा दिया है, मुझे ये सही लगा और मैं समझता हूं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बिहार में मैं 3 साल से घूम रहा था और बिहार की विकास की बात कर रहा था तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। और जिस दिन मैंने अपने समाज की बात करना शुरू किया, सबने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। तो अपना पहले अपना हो जाए, फिर बिहार और पूरे देश की चर्चा करे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये बताइए राजीव जी, जहां बिहार की पूरी राजनीति ईबीसी ओबीसी यानी पिछड़ा 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 पर ही आकर सिमटती है, वहां पर आप चुनावी मौसम में अगड़ों को एकजुट होने की, उनके हक की आवाज की बात उठा रहे हैं, तो मैं कोई हक की बात नहीं कर रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं कोई अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनको बता रहा हूं कि वो कौन है, उनका महत्व क्या। और आज भी बिहार में अगर आप गांव देहात में जाएंगे तो चाहे वो पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, अगर सबसे ज्यादा और या दलित हो, मेरे नजर में अगर त्याग करने वाला और गरीबों के पीठ पर खड़ा होने वाला कोई समाज है, वो क्षत्रिय समाज है। और भी जितने ब्राह्मण समाज हैं और भूमिहार समाज है, वो सब लोग खड़े होते हैं। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं पिछले 40-30 साल के राजनीतिक यात्रा में उनका वो त्याग, उनकी वो पहचान कहीं ना कहीं विलीन हो गया। तो शायद मेरे आवाज में उस पहचान को हम फिर से स्थापित कर सके, यही मेरा प्रयास है। ना इसमें वोट है, ना इसमें कोई राजनीति है, ये तो सिर्फ लेकिन नंबर गेम में तो जो सेंसस के हिसाब से होता है तो स्वर्ण थोड़े कम रह जाते हैं, इसलिए सब पिछड़े पिछड़े की बात करते हैं। ठीक है, उनके नेता उनकी बात करते हैं और मेरा भी कोई योगदान हो सके, मुझे मौका मिले मेरे संख्या के आधार पर, तो शायद मैं अपनी पहचान और बढ़ा सकता हूं। तो यही मेरा प्रयास है, इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। और अगर आपने पूछा कि मैं अगर अपने आप को राजपूत कहता हूं तो मुझे राजपूत होने का गर्व है। लेकिन यही तो सब लोग पूछ रहे हैं कि राजीव प्रताप जी को राजपूत होने का गर्व है, अच्छी बात है, लेकिन ये गर्व का एहसास, ये खुलकर यस आई एम अ राजपूत बॉय, ये थोड़ा लेट आया आपके मुंह से, ये पहले नहीं सुना तो थोड़ा नया नया लगता है। थोड़ी समझ उम्र के साथ बढ़ जाती है। देर तो नहीं हो गई? देर कुछ नहीं हुआ है, मैं अगर अपने लिए करता होता तो लगता देर हो गया। मेरे जितना सौभाग्यशाली कौन होगा? पटना से निकला, गांव में, वहां से निकल करके पटना आए। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 5 साल में हुआ। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, नॉटर डेम में पढ़ा हूं मैं, सेंट माइकल में पढ़ा हूं, देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में जाके पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ा, और यहाँ तक की यात्रा हुई। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो मैंने उपलब्धि पाई है, शायद बहुत सारे लोग पॉलिटिकल यात्रा में, और ये मेरिट का नहीं है, शायद भाग का भी खेल होता है, 40 साल की राजनीतिक यात्रा अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति बिहार में सरवाइव कर जाए, और वो भी लालू जी से 40 साल से लड़ता हो और इस मंच पर खड़ा हो, ये आपको साधारण लग रहा है क्या? नहीं, साधारण तो नहीं है, लेकिन क्या इस असाधारण कामयाबी जो आपकी है कि अंग्रेजी बोलने वाला बिहार का नेता भी है और लालू परिवार के हर शख्स को हराया भी मैं है। ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि बिहार का अगर कोई राजनेता अगर अंग्रेजी बोलता है तो पूरा डिस्क्रेडिट पहला दिन से हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा अपने आप को अंग्रेजी से बाहर लाने अंग्रेजी बोलने का उसमें नुकसान आप हुआ? जैसे पत्रकारों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब से मैं 96 में एमपी जीत के गया, जब से एनडीटीवी फलाने टीवी पर अंग्रेजी बोलने लगा, तो उस दिन से बिहार के लोगों ने मुझे रिजेक्ट करना शुरू किया कि अंग्रेजी बोलने वाला ही नेता हो ही नहीं सकता है। और उस रिजेक्शन के स्टेज में पहले मैं एमएलए बना तो कोई स्वीकार नहीं किया, अब तो 7 बार पहुंच गया हूं, अब शायद स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जिस दिन से मैंने सांगा यात्रा प्रारंभ किया है, वो जितनी कमियां थी वो पूरी हो गई। सारी कमियां आप दूर कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजी से भी अब थोड़ी दूरी बना रहे हैं? नहीं, अंग्रेजी तो सामान्य रूप से बोलता हूँ, भोजपुरी भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ। भोजपुरी वाला अंदाज आपका कम ही नजर आता है, तो इसीलिए नहीं, लोग या आपको तो अंदाजा नहीं है। पायलट वाले अंदाज में देखते हैं या फिर नेता होते हैं तो बहुत ही डिफाइन। और देखिए, आपने ठीक कहा, शायद भारत और दुनिया के राजनीति में एक ही ऐसा व्यक्ति है, और ये मुझे मार्केटिंग नहीं आता है। दुनिया में अकेला एक व्यक्ति हूं, और इस देश के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग रहे हैं आजादी के बाद। आजादी के पहले बीजू पटनायक थे, आजादी के बाद सिर्फ 2 ही व्यक्ति भारत के इतिहास में जो एक बड़े वाणिज्यिक कंपनी के कप्तान के रूप में, वो राजीव गांधी थे जो देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद अगला कोई व्यक्ति है इस देश में जो सही में किसी बड़े वाणिज्यिक विमान में कप्तान के रूप में उड़ाता है,
वो राजीव प्रताप रूडी है। इसलिए, और दुनिया में मैं अकेला हूं अभी, कोई सेनेटर, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं तो 16 साल से विमान उड़ा रहा हूं, कभी आपने नहीं देखा कि मैंने उसकी चर्चा की। लेकिन आजकल खूब चर्चा हो रही है, बाकायदा आपकी तारीफ में लंबे लंबे लेटर भी लिखे जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो शिवराज जी ने क्या शानदार तारीफ में कसीदे पढ़े आपके। अब चिराग जी भी एक दिन, आज भी सुबह मैं दिल्ली से आया हूं। अनुराग सिंह ठाकुर मेरे यात्रा में मेरे साथ थे, मनोज तिवारी थे, वो शायद आपके शो में भी आके गए हैं। और एक दिन शिवराज चौहान जी थे। शिवराज जी बड़े दिल के हैं। औसतन आजकल पार्टियों के नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, दिल खोल करके दूसरी की प्रशंसा नहीं करता है। शिवराज जी ने बड़े खुल करके उस दिन मेरी प्रशंसा की, और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम राजनीति से हट करके कोई और भी व्यवसाय करता हो। मैं तो उच्चतम न्यायालय में, पटना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एएन कॉलेज में रहता हूँ। तो इसलिए मैं अपने राजनीतिक जीवन को एक सीमित दायरे में नहीं लेके चलता हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी का 2004 से लेके 2014 तक, ये सरकार बनने से पहले, राष्ट्रीय प्रवक्ता था और बड़ी भूमिका मैंने निभाई है। तो ये सब चीजें हैं जो जीवन का एक पार्ट है। लेकिन राजनीति बेसिकली, हम एक नेता हैं और देहात में रहते हैं। और आज भी मैं जब यहाँ आया हूँ तो अमनौर के उस गांव से निकल के आया हूँ जहां सामान्य रूप से लोग गांव देहात में आज के नेता नहीं रहते हैं। मैं पिछले 25 साल से गांव में रहता हूँ, और अभी भी अमित शाह जी का कार्यक्रम मेरे गांव के बगल में हुआ, मैं वहां से आया हूं। तो शायद ये जीवन देखना कि मैं हवाई जहाज से उसी देहात के ऊपर से उड़ करके पटना हवाई अड्डे पर उतरता हूं और शाम को उसी गरीब देहात के बीच में जाके जीता हूं, बहुत कम लोग भारत के राजनीति में इस प्रकार से होंगे। मैं समझता हूं कि या तो प्रकाश सिंह बादल इस प्रकार से जीते थे, या फिर चंद्रशेखर थे, और मैं उन सब लोगों के पच्चीनों पर चढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देहात में मेरे साथ, फिर आपको दिखाई देगा कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। और आपको दिखाई देगा कि रूडी कितना अच्छा भोजपुरी बोलता है। अच्छा, चलिए, तो बिल्कुल वो भी रहेगा अंदाज। आज आपने वहां पर बात बोली, आपने जिक्र करा अपने इस चुनावी सभा का मोड़ की, कि 1 डे सर्विस, बस सर्विस। हाँ, ये तो मैं बार बार कहता हूं, और आज भी मैंने कहा। आज मैं हवाई जहाज से उतरा, अमनौर मेरे यहाँ से 70 किलोमीटर है, और 55 मिनट में मैं पहुंच गया। और कार्यक्रम में, अमित शाह जी के कार्यक्रम में, मेरी माँ यहाँ से चला करती थी पटना। पता नहीं पटना में कुछ लोग हार्डिंग रोड याद है कि नहीं, वो बस स्टैंड खत्म हो गया, और वहां एक बस लगा करता था 1 डे सर्विस। ये 70 किलोमीटर की यात्रा मेरी माँ उस पर बैठती थी। गांव जाने के लिए यहाँ सुबह 5 बजे हार्डिंग रोड जाती थी, रिक्शा पकड़ के अपने साथ किसी को लेकर के, और शाम के 4 बजे अमनौर में उतरती थी मेरे गांव में। उस बस का नाम ही था 1 डे सर्विस। तो उस 1 डे सर्विस से बिहार अब 1 आवर सर्विस हो गया है। यही परिवर्तन है जो लोगों को महसूस करना हो। बेहतरीन परिवर्तन है, और अब तो स्टेबलाइजर की भी जरूरत नहीं है, स्टेबल भी हो गया है। आपने लगता है मेरा सब भाषण सुन लिया, तैयारी पूरी करके आए थे। तो मैं ये लोगों को कहता हूं कि बहुत सारी चीज बिहार के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये पता लगा लीजिए कि बिहार के किस घर में स्टेबलाइजर है। पहले हम लोग एसी खरीदते थे, फ्रिज खरीदते थे, टीवी लगाते थे, तो साथ साथ स्टेबलाइजर लगाते थे। आज बिहार के किसी घर में कोई स्टेबलाइजर नहीं है। यह है बिजली की गुणवत्ता, और यह है बिजली की उपलब्धता। ऐसे कई सारे मानक हैं जो आपको बताए जा सकते हैं। बीजेपी भी स्टेबलाइज हो गई है बिहार में। हाँ, बीजेपी स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी लंबी यात्रा है। इस जातीय राजनीति में थोड़ा संघर्ष है। राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय सोच है, लेकिन बिहार के आकांक्षाओं के बीच में आज हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, और नीतीश जी के ही नेतृत्व में अगला चुनाव है, और ये वर्तमान का चुनाव है और पिछला चुनाव था, और हमारी बड़ी आस्था है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत मैटर करता है। और आज अगर किसी गांव देहात के लोग से पूछे या शहर के लोग से पूछे, ऑप्शन लालू यादव और नीतीश कुमार, स्ट्रेट ऑप्शन आएगा कि नीतीश कुमार। नीतीश जी का परसेप्शन, बिहार में उसकी प्रति सोच एक पॉजिटिव सोच है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या कोई और बड़ा व्यक्ति हो। नीतीश कुमार के प्रति वो बड़ी आस्था रखता है। तो आपका आने वाले चुनाव के अंदर चेहरा भी वही है। अभी कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा कि नीतीश ही सीएम फेस होंगे कि नहीं होंगे, ये अगर तो चुनाव आप के सब लोग नतीजे आपके हक में आए। ये तो आप लोग बहस शुरू करते हैं ना। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, आपने भी जातियों का जिक्र किया।
मैं आपको सुन रही थी, आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि राजपूत समाज खुद को उपेक्षित महसूस करता है। कई जगह उसको एक वैक्यूम नजर आता है कि उनकी बात उठाने वाला उनका कोई गारंटर नहीं था। आपने कभी अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को बताया कि भाई मेरा समुदाय, मेरी कम्युनिटी, हमारे पार्टी के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, बिना बताए भी समझ जाते हैं बात। फिर कुछ कर नहीं रहे थे उसके लिए? की आवश्यकता नहीं। फिर कुछ किया नहीं पार्टी के नेताओं ने, या उन्होंने ही हरी झंडी दिखाई कि संघा यात्रा निकाल लो? किसी ने मना तो नहीं किया। तो इसको मतलब ये चुप्पी आपको को हाँ समझे, समझना, आप समझ ले, लेकिन किसी ने मना नहीं किया। और मेरा कोई एजेंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, कोई बड़े आंदोलन के लिए नहीं है, कोई रोड जाम करने के लिए नहीं है, कोई विधानसभा या लोकसभा के घेराव का नहीं है। मैं तो अपने समाज को एकजुट होने की बात कर रहा हूं, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और आने की सोच की बात कर रहा हूं। इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। आपने एक बात कही रुचि कि हमारी कामयाबी बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर छिप जाती है, तो क्या पार्टी आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज नहीं कर रही हो? देखिए, मैं एमएलए बना, उस समय चंद्रशेखर जी ने मुझे टिकट दिया, फिर 96 में एमपी बना, 99 में एमपी बना, उसके बाद भारत सरकार में मंत्री बना, कॉमर्स मिनिस्टर था, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा, फिर राज्यसभा में गया, फिर भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव बना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, त्रिपुरा, ऐसे कई राज्यों का इंचार्ज रहा। उसके बाद भी मैं फिर से लोकसभा में आया, मोदी जी के सरकार में मंत्री रहा, फिर से चुनाव जीत के आया। इसको आप पर्याप्त नहीं मानते? नहीं, हम तो कह रहे हैं बहुत कामयाब है। हम कह रहे हैं पार्टी उसका रिवॉर्ड सही से दे रही है कि नहीं दे रही? इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आपने 30 साल की राजनीतिक यात्रा इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर किया हो? हमारे जैसे कितने लोग हैं। बिहार के सीएम बनने की एस्पिरेशन, एम्बिशन? ऐसा कुछ नहीं है इस एम्बिशन ही नहीं ऐसा है। ये कोई एस्पिरेशन और ये सब कहना वो हास्यास्पद है। जो भी अगर क्लेम करता है, एस्पिरेशन, एम्बिशन तो किसी को भी हो सकती है। ये सब वो तो किसी को भी किसी चीज बनने की हो सकती है, लेकिन कोई भी जो सामान्य राजनेता होगा, जो भी थोड़ा वो समझदार होगा, इस पचड़े में इस पर डिस्कशन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि समय के साथ ही सब कुछ होता है और जब समय आता है तो किसी का भी कुछ हो सकता है। इसलिए आपका समय आएगा? मैं इसको फिर से इस विमर्श में, मैं इस अभियान में नहीं हूं और मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में आगामी 15-20 साल तक जी बिहार में कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, ये आप मान के चलिए। और अगर फॉरवर्ड मुख्यमंत्री कभी होगा, क्योंकि उसका कोटा खत्म हो गया, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, इन सब लोगों ने, और उसके बाद का जो ये 30 साल का अध्याय था, उसके बाद नीतीश जी आए, कहीं ना कहीं, और ये जरूर हुआ बिहार के पॉलिटिक्स में कि पिछड़ों की पहचान बनी, पिछड़ों की एकता बनी और उनका है। मैं समझता हूं कि वो सही है और उसमें कोई गुंजाइश वर्तमान नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों का एक राष्ट्रीय पार्टियां ही ये तय कर सकती हैं, और बिहार में अभी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यही दो राष्ट्रीय पार्टी है। यह निर्णय बड़े स्वरूप में होता है, इसके आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। तो व्यवहारिक तौर से इस पर अगर चर्चा कोई करता है तो हास्यास्पद स्थिति में जाएगा। 10-15 साल अभी अगड़ों को और इंतजार करना होगा। मेरा ऐसा मानना है। अगड़ों के लिए आंदोलन होगा क्या? उस आंदोलन से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। नेतृत्व कोई जयप्रकाश आए इस बिहार में तो शायद वो नेतृत्व स्वीकारा जाएगा, लेकिन उसके पहले ये नहीं होना है और इसको हम सबको स्वीकारना चाहिए। और कम से कम अगड़े समाज की पहचान बिहार में बन जाए, उनका वो जो रेस्पेक्ट था वो रिस्टोर हो जाए, उनकी गिनती हो जाए और उनकी पहचान हो जाए, वही बहुत बड़ी काबिलियत कहलाएगी, जिसका नुकसान बहुत हो चुका है। कोशिश आपने शुरू कर दी है, पता नहीं, देखते हैं कैसे होता है। और इसको चुनाव से मत जोड़िएगा, ये मेरा अभियान आगे भी चलता रहेगा। तो ये अभियान सिर्फ राजपूतों तक सीमित रहेगा या फिर इसमें बाकी स्वर्ण भी धीरे धीरे जुड़ेंगे? बार-बार एंड अक्रॉस पार्टी जुड़ेंगे? नहीं, ये तो एक सिद्धांतिक पहचान है। मैं सिद्धांतिक पहचान है और मैं सोचता हूं कि सब समाज का नेतृत्व देने की क्षमता हम में है। पहले अपने समाज को तो संभाल लें और शायद अगर वो स्वीकार लेंगे तो बाकी समाज में भी हम कदम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। सर राजीव जी, एक चीज और, राजीव प्रताप रूढ़ी, जब हम बात करते हैं राजपूत तो सिंह टाइटल सबसे पहले ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मेरा नाम राजीव प्रताप सिंह है और मैं जब 26-26.5 साल की उम्र में विधायक बन गया बिहार विधानसभा में, तो मेरा नाम आरपी सिंह हो गया। और उस समय 11 जो हमारे क्षत्रिय समाज के राघवेंद्र जी अभी भी हैं, बढ़ाड़ा से एमएलए हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह, रमेश प्रसाद सिंह, राजीव प्रताप सिंह, इस तरह 11। तो मेरी कोई पहचान ही नहीं थी।
तो मैंने अपने बचपन का जो पुकारू नाम था उसको अपने वोटर लिस्ट में जोड़ करके मैं राजीव प्रताप रूडी हो गया। और उस समय मुझे लगता था कि थोड़ा आक्रामक कम दिखना है, और सिंह बहुत आक्रामक दिखता था, शायद इसी कारण से उसको। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में अगर रूडी बोलिएगा तो कुछ थोड़ा बहुत पहचान लेते हैं लोग। नहीं, पहचान तो पूरा लेते हैं, पर आपको लगता है सिंह लगाते तो ठीक रहता? मैं सिंह ही हूँ, लगाऊं ना लगाऊं सिंह ही हूँ। हाँ। अच्छा, जरा ये बताइए कि आप कहते हैं कि बिहार में अब एक नया प्रयोग जनसुराज शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जाति पे नहीं लड़ेंगे। क्या बिहार तैयार है थोड़ा बहुत भी बिना जाति के राजनीति करने के लिए? नहीं, प्रशांत किशोर जी, आप सब भी कहते हैं कि बहुत ब्राइट हैं, हम भी कहते हैं, तो वो रेस में आए हैं। तो इस बार बिहार की जनता उनको, जो होता है ना कि इसने भागीदारी की, कंसोलेशन प्राइज होता है, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो प्रशांत किशोर को इस बार बिहार की जनता की, भाई आप आए हैं, आप दिखे हैं, आपने ज्ञान बिहार को दिया है। बिहार का डिबेट बहुत सीरियस है अभी। बिहार का डिबेट मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत सीरियस है कि बिहार की जनता को फिर से एक बार तय करना है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार चाहिए या लालू यादव और राहुल गांधी चाहिए। बिहार इस डिबेट में है। उस डिबेट में एक और प्रतियोगी कूद गया है, तो बिहार की जनता उसका सर्टिफिकेट बना के लाइन में होता है कि भाई तुम भी, कंसोलेशन प्राइज नहीं होता है जो बच्चों को दे दिया जाता है कि आपने भी पार्टिसिपेट किया, आपने भी पार्टिसिपेट किया। तो प्रशांत किशोर को इस बार कंसोलेशन का जो होता है उसको क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा मिल या कुछ जाएगा सीटें भी मिल जाएंगी? बिहार की जनता, लेकिन हम बिहार सीटें मिल जाएंगी ना। सर्टिफिकेट ऑफ मतलब ये होता है कि भाई 500 में से 300 लोगों को दिया जाता है कि घर जाके दिखाए कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। उतना भर हम लोग उनके लिए कर देंगे। बिहार की जनता सीरियस डिबेट में है। अगले 15 से 20 दिन में बिहार का भविष्य 14 करोड़ लोगों का तय हो जाना है। उसमें इन सब चीजों का गुंजाइश नहीं है। आप कहते हैं जब तक प्रशांत किशोर अपने नाम के आगे पांडे नहीं लगाएंगे तब तक वो सही मायनों में राजनेता नहीं उनको बनेंगे। मुझसे सबक ले, नहीं सबक सही शब्द नहीं। हम भी अपने बिहार के अभियान में हम विजन बिहार करके निकले, एक आदमी मेरे साथ नहीं चला। और जिस दिन हमने कहा कि मैं सांगा यात्रा कर रहा हूं अपने राजपूत समाज का, मेरा सब कुछ ठीक होने लगा। तो शायद मुझसे भी अनुभव ले तो फायदा होगा। जिस दिन से वो ब्राह्मण समाज के नेता बन के बिहार में घूमते तो 2% वोट उनके पीठ पर चलता, तो शायद बाकी हमको भी जोड़ सकते, उनको भी जोड़ सकते। गलती हो गई। बिहार अभी सीरियस डिबेट में है। बिहार को सीरियस डिबेट में यह तय करना है कि मुझे लालू यादव चाहिए या नीतीश कुमार चाहिए, मुझे राहुल गांधी चाहिए या नरेंद्र मोदी चाहिए। बिहार इस डिबेट में है, उनका कोई नहीं है। कंसोलेशन प्राइज हम देंगे। और पता चला कि वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। भाई लीडर का काम है हारे जीते। हमने एक दिन चुनौती दिया था किसी चैनल में कि सबसे पहले एक बार एमएलए का चुनाव लड़िए, उस चुनाव लड़ करके जाकर के बिहार विधानसभा में परफॉर्मेंस दीजिए, फिर विषयों को उठाइए, बिहार की जनता रिकॉग्नाइज कीजिए। ये प्रॉक्सी पॉलिटिक्स जो है, शायद उनको इस बार अभी भी, अब तो खैर सेकेंड फेज का ही नॉमिनेशन बचा है, फर्स्ट फेज का खत्म हो गया। उनको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं लड़ रहे। लेकिन कभी कभी मैं बयान देता हूं, पहले मैंने देखा कि वो खाली बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ बयान दे रहे थे। तो एक दिन मैंने उनका बहुत फॉलो, बहुत अच्छा टीम है जो हर डिबेट को पकड़ता है। बिल्कुल। तो उसके बाद तुरंत उन्होंने कहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर उसके बाद किसी ने नहीं बिहार में उनको टोका, तो शायद कल परसों कह रहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वो बड़े ही बहुत ही स्मार्ट हैं और अच्छे हैं और इंटेलिजेंट हैं। देखना होगा। तो बिहार की राजनीति में फ्यूचर में उनका फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। अब आप तो कहां से कहां से, अभी तो कंसोलेशन प्राइज दिया जा रहा है, उसको कहीं देके छोड़। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट अब वो तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। सीटें 5, 10, 15 कुछ प्रेडिक्ट करेंगे या नहीं? देखिए साहब, डिफॉल्ट की पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग, बिहार सीरियस डिबेट में है, उस सीरियस डिबेट की हम लोग बात करें। ठीक है। और अभी सीरियस डिबेट की बात करें। ठीक है। तो चलिए अब ये जरा बता दीजिए कि तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स को, क्योंकि आप लालू परिवार को, तो आपका रिकॉर्ड रहा है लालू परिवार के एक सदस्य को हराने का, है ना? लालू जी को छोड़ के शायद आपने, मेरे जैसा मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब पूछा जाएगा कि भाई एक व्यक्ति ऐसा कौन है जो एक ही परिवार के सब सदस्यों से लड़ गया, तो मेरा नाम सबसे ऊपर में आएगा। क्योंकि मैं 40 साल, तो मेरी पार्टी भी मुझ पर बड़ा भरोसा करती है। भरोसा नहीं करती है, पार्टी मेरी जान ले लेती है। मुझे भी कहीं और अगल बगल में किसी सीट पर भेज देता लोग, लेकिन बार बार मुझे वहीं भेज देते हैं। लेकिन चलिए, ईश्वर की कृपा और छपरा की जनता की कृपा से और मेरे शुभचिंतकों के प्रयास से मैं चुनाव जीत जाता हूं। लेकिन आपने कहा लालू जी नेता, अब वो अस्वस्थ है। लालू जी के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि वो जो लालू प्रसाद जी में था,
मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट जनरेशन में है वो। तेजस्वी कुछ नहीं सीख पाए लालू से। नहीं, सीखना नहीं कहते हैं, वो बाई इंस्टिंक्ट। लालू जी बाई इंस्टिंक्ट पॉलिटिक्स करते थे, बाई इंस्टिंक्ट बिहार को बर्बाद करते थे। उनको बहुत पॉलिसी नहीं बनवाना पड़ता था, जो चाहते थे वो कर देते थे। लालू जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक बार तय किया बिहार को बर्बाद कर देना तो कर दिया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। उतनी ताकत इन लोगों में नहीं है, ना बनाने की ताकत है ना बिगाड़ने की ताकत है। तो तेजस्वी को आप बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं देखते हैं राजनीति में? फिर से बताएं। तेजस्वी के फ्यूचर को कुछ ब्राइट देखते नहीं नहीं, हैं देखिए राजनीति में किसका भविष्य क्या है उसके बारे में मैं कोई ज्योतिष योर असेसमेंट अबाउट तेजस्वी एज अ लीडर? नहीं भाई, उनका तो 30% वोट है। कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो 30% वोट लेकर के कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो उनको 25-50 सीट तो ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन बिहार की जनता उसको बैलेंस कर देती है कि उनका 30% जो उनका वोट है, जो जिससे उनको 50-60 सीट मिल जाता है, वो तो सीमित क्षेत्र में है। बाकी क्षेत्र में बिहार की जनता तय कर देती है। और बिहार की जनता, बिहार अब एक, लोग कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, हम उसको डबल इंजन की सरकार नहीं कहते हैं। फिर अब हम कहते हैं बिहार टेक ऑफ पॉइंट पर या टेक ऑफ कर गया। अब दोनों इंजन विमान का साथ चल रहा है। अच्छा। अब हम लोग आसमान की तरफ उड़ रहे हैं और बिहार बदल चुका है। बिहार बदल रहा है तो बिहार उड़ रहा है, अब बिहार उड़ान उड़- भर रहा है कामयाबी की। थोड़ा बदल दीजिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डबल इंजन से हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब तो टेक ऑफ कर गया है बिहार। एक इंजन इस तरफ और एक इंजन से, और गति से हम लोग बढ़ रहे हैं। आप अपने विमान के कप्तान होते हैं, तो बिहार की राजनीति के कप्तान के तौर पर आपको कब देखेंगे? नहीं, मैं हूं कप्तान बिहार की कप्तान हूं राजनीति भाई। के? मैं अपने पार्टी में मेरी छोटी सी पहचान है, मेरे अपने समाज में छोटा सा पहचान है। 7 बार से मैं सांसद हूं। नहीं, हम तो कप्तान टॉस मतलब करके पूरा- मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं। अच्छा। टॉस करके नहीं हूं, मैं जीत के आता हूं। जी जी, क्या आपके लिए ज्यादा आसान लगता है, विमान पर नियंत्रण रखना या फिर अपने क्षेत्र पर अभी तो नियंत्रण सबसे रखना? कठिन है आपको नेतृत्व करना। वही सबसे कठिन है। अभी मैं नहीं, सोच रहा हूं कि अगला सवाल आपका क्या नहीं होगा। नहीं, अब हम आपसे जरा थोड़े रैपिड फायर के मोड में आते हैं। कुछ आसान सवाल आपके लिए लेकर आते हैं। मैं एक नेता का नाम आपको दूंगी, आपके जहन में जो भी उस नेता को लेकर थॉट आता है वो आप साझा कीजिएगा हम सबके साथ। हाँ ठीक है, तो शुरू करें। पायलट्स आर स्मार्ट, सो आई एम श्योर यू कैन डू इट। लीडर एंड अ पायलट, अ कॉम्बो व्हिच should come out well. That's me. Yeah, that's what I'm saying. So that's you. So we are hoping a good rapid fire. Rahul Gandhi. मैं आपने हाथ मिलाया था उनसे, तो आप थोड़ा झिझक रहे हैं। मैं सबसे हाथ मिलाता हूं, तो ठीक है। ठीक ठीक ही है। ठीक है। बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर? नहीं, हमको एक चीज पता चला, उनके लोगों ने बताया, पता नहीं सही बताया गलत। वो बिहार आए हैं तो उनसे तो बहुत बहुत वो डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि जब यात्रा में बिहार आए तो बिहार की अच्छी सड़कें देखी, 24 घंटा बिजली देखा, विधि व्यवस्था देखा। उनको पता ही नहीं है कि बिहार बदल गया था। फिर तो 1.5 महीने से आए नहीं अब दोबारा। उसके बाद डिप्रेशन में है ना, बिहार तो बदल गया। उनको किसी ने कहा था कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे, वो जमाना बदल गया है। तो उनको शॉक लग गया है बिहार के डेवलपमेंट को देख के। बीजेपी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के सड़कों की खूबसूरती, बिल्डिंग्स, बिजली 24 घंटा, नेटवर्क, ये सब बिहार बदल गया है। तो इसलिए शायद वो शॉक में पड़ गए। लालू प्रसाद यादव बहुत ही अच्छे नेता हैं, मैं उनसे खूब बात करता था चुनाव के पहले भी। वो भी अब बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोग एक दूसरे के प्रशंसक हो गए हैं। ये आप उनके परिवार को हराते हैं एक के बाद एक, और वो आपके प्रशंसक हैं? बस हो जाता है, किसी से बहुत लंबी लड़ाई लड़ते रहो ना आप, तो एक दोस्ती हो जाती है। लेकिन उम्र हो गया, तबीयत खराब है। 40 साल से जिससे पूरा बिहार लड़ता था, उससे राजीव प्रताप रूडी उनसे उनके परिवार से पिछले 40 वर्षों में अकेले लड़ता रहा है। इसलिए अब मुझे उनको क्या चुनौती देना है या उनको मुझसे क्या लेना है, अब तो लंबी यात्रा समाप्त हो गई। नीतीश कुमार एक अच्छे इंसान, फिलहाल उनकी सेहत बहुत अच्छी है और नेतृत्व देने की पूरी ताकत है उनमें। सम्राट चौधरी एक जमीन से जुड़े हुए अच्छे नेता हैं। नेपो किड्स इन पॉलिटिक्स। अबाउट हुम? नेपो किड्स इन पॉलिटिक्स इन जनरल, परिवारवाद राजनीति में। अब तो ये सब लोग जीना सीख गए हैं परिवारवाद के साथ, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। परिवारवाद मतलब एक सच्चाई है, अब इसे अब accept तो कर सच्चाई लीजिए। है। अब तो और परिवारवाद और कलाकारवाद, ये दोनों चीज प्रवेश कर गया है। ओवैसी मुझे पहले बहुत मटन भेजते थे खाने के लिए, पता नहीं इधर क्या हुआ है, बंद कर दिया है दिल्ली के राजनीति में। क्या हुआ? पता नहीं पूछा क्या नहीं हो गया आपने? है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भी हमसे बात नहीं कर रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गया है। पता नहीं क्या आपने क्या पता नहीं गड़बड़ चला हो गया? साहब। वो है तो मेरे अच्छे मित्र, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो जिम करने आते थे, तो अचानक वो
आजकल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं पता लगाऊंगा कि आखिर कम क्यों बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, बताया ना आपको, पॉलिटिकल प्रोबेशन। पॉलिटिकल प्रोहिबिशन। जी, अभी प्रोबेशन में है मैम। अच्छा अच्छा। अब कहाँ से आप अभी? चिराग पासवान उनके पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। और चिराग पासवान उनके पिताजी एक अच्छे नेता थे। उनके लिए कुछ उनके नहीं ये कहना? पुत्र हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बस इतना ही? आपके तो साथी हैं। मैं कह रहा हूं उनके पिताजी मेरे साथी थे, काश वो सब गुण आप में होता। चलिए राजीव जी, आप हमारे साथ चुनाव मंच पर आए और बेबाकी से खुलकर तमाम पहलुओं पर बातचीत करी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चुनाव मंच में आज के लिए अभी इस सेशन में इतना ही। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक और सेशन के साथ।